हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन टीचर मस्ती। दिस इज़ आराधना और कंटिन्यू करेंगे हम अपनी ईवीएस एनसीईआरटी की सीरीज़ क्लास 5th को। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं जो भी आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर जिस किसी ने भी पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाके पहले उस वीडियो को देख ले, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज अपन देखेंगे कि इस वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्लास चैप्टर 6 टू चैप्टर 8 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इसमें से चुने हुए क्वेश्चंस को ही मैं यहाँ सेलेक्ट करके लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या अपन को पढ़ना है। तो चैप्टर 6 है आपका बूंद बूंद दरिया दरिया, यानी इस चैप्टर में अपन को तालाब से, नदियों से, पानी के बचाव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अब तक में हुई हैं उन सबको देखना है, उन सबको डिस्कस करना है। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे बताई गई है घट सीसर के बारे में। क्या है यह? तो ये एक सर जो होता है इसको क्या बोला जाता है? तालाब के रूप में इसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, जैसलमेर यानी जो कि राजस्थान में स्थित इस तालाब की विशेषता यह थी कि इसमें कंटिन्यूसली 9 लगे हुए ऐसे तालाब थे जिसमें ऊंचाई के अनुसार इन्हें बनाया गया था। जब पहले तालाब में पूरे तरीके से पानी भर जाता था तो उसका पानी उछल के दूसरे में, तीसरे में ऐसे करते करते तो इससे ये होता था कि पानी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे बचत हो जाती थी। लेकिन अभी राजस्थान की जो स्थिति है वो आप सभी को मालूम है। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ के पानी का रुख जैसे जैसे वहाँ सूखा पड़ते गया और पानी वहाँ पर ख़त्म होता गया और यह तालाब बिल्कुल उजड़ सा गया। कई कॉलोनियाँ बन गई, बहुत सारे मानवीय विकास हो जाने के कारण भी वहाँ पे थोड़ा नुकसान हो गया। तो इस चैप्टर में इसके बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। चलिए देखते हैं। एक इसमें आगे लिखा हुआ है कि एक अल-बुरूनी क्या था? यात्री था जो कि भारत में आया हुआ था। अल-बुरूनी नामक एक यात्री था। ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। आपको हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछा जाए कि अल-बुरूनी कहाँ का यात्री था जो भारत में आया था? तो उज़्बेकिस्तान का था। क्या ऐसी विशेषता थी इस इंसान की? तो ये क्या था? ये बहुत ही अच्छा एक लेखक भी था। साथ ही साथ इसने इसे भारत के इतिहास का प्रथम जनक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसने मतलब यहाँ के भारत के कल्चर को जब देखा तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। उसके लिए मतलब ये सारी चीज़ें जो संरचनाएं भारत के पुराने ज़माने में लोग बना दिया करते थे वो काफ़ी मनमोहक हो गई और उसने एक पूरी किताब ही लिख डाली। अल-बुरूनी की प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो इसकी प्रमुख रचनाएं थी किताब उल हिंद और तहकीक-ए-हिंद, जिसमें उसने भारत की स्थापत्य कला का काफ़ी अच्छे से मनमोहक तरीके से वर्णन किया है। उसने उसमें लिखते हुए कहा है कि हमारे देश के लोग अगर यहाँ की स्थापत्य कला को देखेंगे, यहाँ के जो निर्माण किए गए हैं उनको देखेंगे तो बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे कि भारी पत्थरों और लोहे, कुंडों और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बना दिए गए हैं। ठीक है, इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे चढ़ते हुए सीढ़ियों के कई कतार हैं जिसमें उतरकर लोग आराम से, आसानी से, बिना भीड़ के, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के अपना काम उसमें जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जैसलमेर की ये कहानी है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। शिक्षकों के लिए क्या संदेश दिया गया है, मतलब पेडागॉजी जो आपकी यहाँ पे बताई जा रही है वो क्या है कि अल-बुरूनी की किताब के बारे में बच्चों को बताकर थोड़ा सा उनको इतिहास के प्रति भी रोचक चीज़ें बताकर उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना है। कुछ पुरानी इमारतों के बारे में, सिक्कों के बारे में, चित्रों के बारे में बताने से उनके मन में थोड़ा सा भाव आएगा कि अच्छा पुराने ज़माने में खोज कैसी की जाती थी, कैसी कैसी चीज़ें हुआ करती थी, कैसे धीरे धीरे मानव का विकास होता। एक नाम आया यहाँ पे एक देश का, उज़्बेकिस्तान। तो इसको वर्ल्ड मैप में हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है। तो वर्ल्ड मैप में ये उज़्बेकिस्तान स्थित है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि आपके सीटेट क्वालिफाई होने के बाद आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन कि पानी से जुड़े हुए जो रीति रिवाज थे, जो लोग मानते हैं, वो सब रीति रिवाज क्या हैं। आपको भी पता है कि हमारे देश में नदियों को काफ़ी पवित्र नदी के रूप में उनकी पूजा भी की जाती है, परंतु फ़िलहाल तो उनका हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है प्रदूषण के कारण। तो देखते हैं उत्तराखंड में इसे यहाँ पे जब नई कोई दुल्हन आती है तो उनका जब ब्याह होकर वो गांव आती हैं तो नदी तालाबों के किनारे ही जाके वहाँ पे वो पूजा करती हैं और अपने शुभ मंगल की कामना करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं नदियों के ज़मीन के नीचे कैसे कैसे टैंक बनाकर पानी तक पहुँचा जाता है। तो ज़मीन के नीचे क्या कर देते हैं लोग, बरसात का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करते हैं और अपने बावड़ियों में इकट्ठा करके उसका फिर उपयोग बाद में किया करते थे। तो देखिए ये है पुराने ज़माने की बनी हुई बावड़ी। इसमें क्या किया गया है, इसका नाम बावड़ी दिया गया है क्योंकि इसको बाहर से बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। साथ ही सीढ़ी के माध्यम से एक ऐसी संरचना बना दी गई है कि इस कुएं में कोई भी आराम से इजीली उतर के नीचे जाकर भी पानी का उपयोग कर सकता है। ठीक है, एक घटना यहाँ पे भी बताई गई है कि 1986 में
1986 में जोधपुर राजस्थान में बहुत बड़ा एक सूखा पड़ा था, तो वहाँ के लोग पानी के लिए बिल्कुल तरस गए थे। तो उन लोगों ने जिसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था बावड़ी का, उसमें बहुत सारे कचड़े फेंक दिए थे, उसको फिर धीरे धीरे उन लोगों ने साफ़ किया, लगभग 20 ट्रक कूड़ा उसमें से निकाला और उसके बाद फिर वहाँ पे धीरे धीरे पीने का पानी इकट्ठा होता गया बरसात के पानी की वजह से, और लोगों के पानी की समस्या थोड़ी दूर हुई। जैसे जैसे बरसात अच्छी होती गई, वापस से उन्हें पानी अच्छा मिलने लगा, वापस से उस बावड़ी का बुरा हाल वैसा का वैसा कर दिया गया। ठीक है, तो इंसान कभी सुधर नहीं सकता, ये बात तो सही है। शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पानी की परेशानी बच्चों को बताकर ये बताना ज़रूरी है कि किस प्रकार से जल का मुद्दा बना हुआ है, जल का प्रदूषण बना हुआ है, जल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है लोगों के लिए, उनको पीने के लिए पानी कई बार खरीदना पड़ तक जा रहा है। तो ये पानी और जात पात 2 चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास में आपको इस मुद्दे पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा छोटा है, धीरे धीरे ही सही उसके माइंड का जब डेवलपमेंट होगा तो अभी से वो जो चीज़ें सीखना स्टार्ट करेगा, तभी जाके वो आगे बढ़ उन चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने माइंड में अमूर्त रूप से उसको समझ पाएगा। एक घटना यहाँ बताई गई है, कहाँ की है? राजस्थान के अलवार जिले की। ठीक है, आपको याद रखना है कि अलवार जिला कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो तरुण भारत संघ है एक, वहाँ पे एक बूढ़ी माँ थी, उनके गांव में ऐसी पानी की बहुत समस्या आ रही थी, रात रात भर वो लोग कुओं से पानी निकालते, तब जाके उनके घर में पीने के लिए एक टाइम के लिए पानी इकट्ठा हो पाता था। तो उनने क्या किया कि तरुण भारत संघ नामक संस्था के साथ जुड़कर अपने राज्य में पानी इकट्ठा करने का काम करने लग गई। जैसे जैसे भी कुछ उनसे टेक्निक्स उनको पता चलती थी, उसके थ्रू धीरे धीरे वहाँ पानी की समस्या कम हो गई। साथ ही साथ जब पानी अच्छा मिलने लगा तो उनके आसपास खेत भी अच्छे हो गए, पानी जहाँ रहेगा तो खेती भी वहाँ अच्छी ही होगी, और उनके पशुओं को अच्छे चारे पानी मिलने की परेशानी भी कम हो गई, ज़्यादा दूध मिलने लग गया और उनका रोजगार भी अच्छा चलने लग गया था। तो यहाँ पे इन चीज़ों से रिलेटेड आपको याद रखना है कि तरुण भारत संघ, अलवर जिला और राजस्थान और वहाँ की एक कहानी। नेक्स्ट है आपका चैप्टर पानी के प्रयोग। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि पानी का प्रयोग कैसे होता है, मतलब यहाँ पे पानी के घनत्व के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे कि कब गाढ़ा कब कम, क्या चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं, क्या चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो एक स्टोरी थी, एक बच्ची थी आयशा नाम की, उसने थोड़ा सा उसके माइंड में कन्फ्यूज़न आया कि इतनी छोटी सी सुई जो होती है वो पानी में डूब जाती है, जबकि इतनी बड़ी जहाज़ जो है वो पानी में तैरती रहती है, कैसे? तो उसको ही डिस्कस किया हुआ है। इस चैप्टर में जो पढ़ने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, मृत सागर। मृत सागर क्या है, कहाँ स्थित है? मैं आपको थोड़ा सा इसका अलग से फैक्ट बता दूं तो मृत सागर जो है वो कहाँ स्थित है? इज़राइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर स्थित है। ठीक है, मृत सागर दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन सागर भी है, इसको नमकीन सागर के नाम से भी जाना जाता है। लगभग इसके 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है। सोचिए कितना ज़्यादा नमकीन, गाढ़ा नमकीन होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसकी खासियत यह है कि अगर इस नदी में, इस सागर में आप आराम से तैर भी सकते हो, मतलब आप डूबोगे नहीं। इसकी एक खासियत है कि यहाँ पर आप कुछ भी डाल दो, आप खुद भी जाओ, ये बच्चा जैसे आप दिख रहा है, तो वहाँ ईजिली आराम से उस पर नदी पर लेटे रहोगे, आप डूबोगे नहीं, मतलब उसकी ये खासियत है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के पीछे रीज़न क्या है कि बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो यहाँ अपेक्षा बच्चों से ये नहीं की जा रही है कि आप उसको घनत्व के बारे में समझाने लग जाओ कि घनत्व ऐसा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा बस उन शब्द से परिचित हो जाए कि हाँ कुछ चीज़ें भारी हैं, कुछ गाढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, रीज़न क्या है, ये सब चीज़ें बस वो समझे, बाकी इससे ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाना है। तो मृत सागर का आपको यहाँ पर बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बताई गई है कि अगर बात आ गई है नमक की, तो अपन दांडी यात्रा भी यहीं की यहीं डिस्कस कर लें, क्योंकि आपका ईवीएस जो है वो समग्र सब्जेक्ट को लेके चलता है। ईवीएस में आप सारी चीज़ें, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब कुछ एक साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री की क्या बात इसमें की गई है। दांडी यात्रा का यह घटना 1930 की है। आज़ादी से पहले क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने नमक को खरीदने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी। नमक मतलब कोई बना नहीं सकता था, उसको केवल खरीद सकते थे। तो उस पर भारी भरकम का एक टैक्स भी लगा दिया था कि लोग बनाना भी चाहें तो ना बना सकें। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि इस नमक कानून को उन्होंने तोड़ने के लिए एक यात्रा प्रारंभ की, जो यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी, तो अहमदाबाद से दांडी तक समुद्र यात्रा की, एक लंबी यात्रा की, और जाके वहाँ पर इस गलत नमक कानून को उन्होंने बिल्कुल तोड़ा और जाके वहाँ पर नमक का
खुद से निर्माण भी किया, बनाए भी जाके। तो देखिए समुद्रों के पास नमक बनता कैसे है, क्या होता है कि नमक की छोटी छोटी वहाँ पे समुद्रों के पास ज़मीन को खोद के क्यारियाँ बना दी जाती हैं और समुद्र का पानी उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे जैसे तेज़ धूप उसमें पड़ता जाता है, पानी सूखता जाता है और नमक का ढेर वहीं इकट्ठा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है कि कैसे बनता है, इसको भी समझ लेना है। यहाँ पे भी पढ़ाने का रीज़न क्या है कि वाष्पीकरण को नहीं समझाना है कि पानी उबल के ऊपर कैसे चला गया, बिल्कुल नहीं। बच्चों को केवल आज़ादी से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, रोचक घटनाएं जो हैं उनको समझाना है, उनको देश के प्रति भी जागरूक करना है। इस चैप्टर का रीज़न सिर्फ ये है, क्लास 5 तक के बच्चों को अपन वाष्पीकरण नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट अब क्या पढ़ना है इसमें। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 8, मच्छरों की दावत। इस चैप्टर में अपन पूरे मच्छरों से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे इस पेज में आपको कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि मलेरिया जो है मादा मच्छर एनाफिलीज के कारण फैलता है, ठीक है। सभी को इसके बारे में पता भी होगा क्या होता है कि कैसे करते हैं इसको, इसका स्टडी कैसे करते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप जिसे सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है, उसके द्वारा इसकी संरचना को देखते हैं कि मनुष्यों के शरीर में कैसे, उसका ब्लड ग्रुप अपन टेस्ट करते हैं। तो ब्लड निकालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा टेस्ट किया जाता है कि खून के अंदर किस प्रकार के बारीक जीवाणुओं की उपस्थिति है, उसके बाद उसका पता लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया, एक रिपोर्ट आया हुआ है, उस रिपोर्ट को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है बच्चों को दिखाने के लिए, उन्हें उनके अंदर मतलब एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। बहुत ज़्यादा इसका कुछ खास रोल नहीं है यहाँ पे। तो मलेरिया की दवाई कैसे बनाई जाती है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि मलेरिया की दवाई किस पेड़ के छाल से बनाई जाती है। तो उसका आंसर हो जाएगा सिनकोना। सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवाई। पहले क्या किया जाता है, इसके छाल जो होते थे उनको उबाल कर छान कर पी लिया जाता था, लेकिन अब इसकी दवाइयाँ आने लगी हैं, डायरेक्ट लोग मलेरिया का इलाज करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट एनीमिया नामक यह रोग है जो कि शरीर में खून की कमी के कारण हो जाता है। देखते हैं कैसे हो जाता है ये। तो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या खराबी के कारण यह रोग मनुष्य के शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर के बाकी अंगों तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। तो इस बीमारी का इलाज क्या है कि बच्चों को विटामिन ए और विटामिन सी से रिलेटेड जितनी भी सब्जियाँ हैं उन्हें खिलाएँ और उनका सेवन करने के लिए कहें, ताकि उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इसमें देखिए बहुत अच्छी चीज़ बताई गई, एक पूरी स्टोरी है जिसका सबब मैं यहाँ पे लेके आई हुई हूँ कि कैसे मलेरिया का यह इलाज पता चला और कैसे पता किया कि मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से होता है। वैज्ञानिक बहुत सालों से इसके पीछे रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते करते एक वैज्ञानिक थे जिनको कुछ आइडिया आया कि हो सकता है कि मच्छर जो है वो हो सकता है कि मलेरिया बीमारी जो मच्छरों के काटने से फैलती है। तो उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे मच्छरों को इकट्ठा करके रख लिया अपने घर पर और उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा उनके पेट को चीर फाड़ करके उसका अध्ययन करने लगे। सोचिए कितनी मतलब कितना कठिन काम उन्होंने किया है इसके लिए। तो इसके बाद उन्होंने देखा कि मच्छरों के पेट में जो पाए जाने वाले कुछ मटेरियल हैं या कुछ काला काला सा पदार्थ है वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। इसके थ्रू उन्होंने ये आइडिया निकाला और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो मलेरिया रोग है वो मच्छरों के काटने से ही फैलता है। इसके लिए और जो ये वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, रोनाल्ड रॉस। तो मलेरिया का जनक किन्हें कहा जाता है, मलेरिया के बारे में जो जानकारी दिए थे वो रोनाल्ड रॉस थे। दिसंबर 1902 में इस चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। मच्छर, हाँ ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि मच्छर अपना बच्चे या अंडे कहाँ पर देते हैं, मच्छर अंडे कहाँ पर देते हैं। तो ये अंडे देते हैं पानी में, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लार्वा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को और इन पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या था ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। तो देखिए क्लास 5 तक के बच्चे जो होते हैं उनको ये उद्देश्य दे के दिया जाता है कि वो चीज़ों को एक साथ समग्रता से समझे, चाहे वो भूगोल हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उसको सबको एक साथ ही समझते हैं। उनके लिए कोई अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ उद्देश्य ये लेके चले हैं कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारे सब्जेक्ट एक साथ समग्र रूप से उनको कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आराधना त्रिपाठी।